हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 2023 के बारे में। ठीक है, ये बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ ऑफिशियल मॉडल सेट है। इसमें से सेम पैटर्न वही होगा कि 80 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर है ये बात। 24 प्रश्न जो है वो लघुत्तरीय है, जिसमें से 12 प्रश्न आपको बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर यानी 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगला बात करें तो 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्लियर ये बात। ऐसे पूरा अगर जोड़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स आ जाएगा 80। ठीक है, फुल मार्क्स कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और इंस्ट्रक्शन इतना ही काफी है अभी तक फिलहाल के लिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी, इतिहास गवाह है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ बात डिटेल में बताते चलूंगा कि आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी याद होते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में यानी प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, एक बात मैं बता देता हूं। भारतीय जनसंघ नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता है। ये क्या हुआ था कि 1980 ईस्वी में, सुनिएगा ध्यान से, 1980 ईस्वी में जनता पार्टी का विघटित हो गया था। जनता पार्टी जो है, जिसका नाम पहले भारतीय जनसंघ था, ठीक है, जनता पार्टी विघटित हो गया था, विघटित हो गया था। ठीक है, इसका पुराना नाम यह है भारतीय जनसंघ। ठीक है, पुराना नाम क्या है? भारतीय जनसंघ। क्लियर है ये बात। तो इसी का विघटन हो गया था 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 में, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दलित पैंथर नामक संगठन जो है, ये एक तरह से राजनीतिक संगठन है, सामाजिक राजनीतिक संगठन बोल सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक राजनीतिक संगठन है, समझिएगा ध्यान से। तो सामाजिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 21 मई 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्थापना किस राज्य में हुई। ठीक है, किस राज्य में हुई? तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई में यानी महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई में यानी महाराष्ट्र में हुआ था। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कब हुआ था वो भी बता दिया गया। और दलित पैंथर, इसके जो संस्थापक थे, सुनिएगा ध्यान से, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नामदेव ढसाल थे। नाम नामदेव नामदेव नामदेव, ओ माय गॉड। तो नामदेव ढसाल, और एक और थे, इनका दोस्त बोल सकते हो, दोस्त है, वो है आपका जेपी पवार। ठीक है, जे बी पवार। ठीक है, ये दोनों ने मिलके, ठीक है, ये जो राजनीतिक और बोल सकते हो सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाए थे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा हुआ है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, 74वां जो संशोधन है संविधान में, ठीक है, संविधान में जो 74वां संशोधन हुआ था, जो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1992 ईस्वी में हुआ था। ये नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से। ये संशोधन जो हुआ था नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन हुआ था 1992 में। आगे बात करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आ गए बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
तो भाई ये तो पूरा जग जाहिर है, सिफारिश भी की थी, उनका बात माना भी गया था। त्रिस्तरीय, ठीक है, कितने, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय समिति का मतलब कि गठन करने के लिए वो सिफारिश किए थे। और कब किए थे, तो 1957 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये सिफारिश कब किए थे, तो 1957 ईस्वी में सिफारिश किए थे। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, टमटम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो कहाँ की गई? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मद्रास में किया गया था। अभी मद्रास का नाम बदल गया है, सुनिएगा ध्यान से। इसका भूतपूर्व नाम जो था, भूतपूर्व नाम जो था, ठीक है, वो क्या नाम था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी नगर, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी नगर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नगर। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? ठीक है, मद्रास है तो मद्रास पे तो टिक मार ही देंगे। अब इसका नाम क्या हो गया है, समझिएगा ध्यान से। इसका नाम हो गया है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका नाम अभी हो गया है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। क्लियर है ये बात? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण का बात किया गया था? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार, क्योंकि कुछ में तो बिहार आगे रहे, है ना। तो बिहार ने, ठीक है, महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया था, ठीक है। 50% का आरक्षण जो दिया था तो सबसे पहले बिहार ने ही दिया था। कब दिया था? 2006 ईस्वी में। क्लियर है ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। यहाँ पे ये तो भाई सब जानते हो, दल बदल भी अभी भी फिलहाल हुआ है बिहार में ही। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ठीक है, तो भाई ये सांसदों और विधायकों पे लागू होता है। किस पे होता है? सांसदों और विधायकों पे लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति दल बदल नहीं कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी दल बदल नहीं कर सकते हैं, समझते यार। तो संसद जो है और विधायक जो है अपना दल बदल सकता है, यानी आज इस दल में है कल उस दल में है। अभी देखो पलटू चाचा का भी नाम, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लेना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद जो हो जाता है कि अपने क्षेत्र से ज्यादा प्रेम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि दूसरे के क्षेत्र से नफरत जैसा हो जाता है, या दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोगों से घृणा होने लगती है। तो इसमें क्या होगा भाई? नफरत होगा ना, तो अलगाववाद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कुपरिणाम एक निकलता है वो होता है अलगाववाद, ठीक है। एक दूसरे से हम लोग अलग अलग समझने लगते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो भाई ये तो जग जाहिर है, सबको पता होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो भाई के लड़का था, ठीक है, जो घनानंद को हराया था। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। चाणक्य जिनका नाम क्या है? कौटिल्य भी है, कौटिल्य भी है। ये एक बहुत ही बड़ा, बोल सकते हो, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, ठीक है। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो अन्य देशों से अलग है, ठीक है, अन्य देशों से अलग है। क्लियर है ये बात? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? निम्न में से किससे प्रभावित है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। कनाडा एक देश है और कनाडा से ही ये प्रभावित है। क्लियर हो गया आगे? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, समझिएगा ध्यान से। तो ऐसा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 8वीं सूची में।
8वीं जो अनुसूची है उसी में भाषाओं के बारे में बात किया हुआ है, तो ये भाषाओं की सूची है। ये क्या है? भाषाओं की सूची है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप देखिएगा बाकी जो है उसको देखिए, जैसे मान लीजिए 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में यहाँ पे देखा जाए तो मिजोरम को छोड़ के, ठीक है, असम को छोड़ के, तो मैम टी ऐसे करके मैं आपको बता देता हूं, मैम टी यानी मिजोरम, ठीक है, असम और मेघालय, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो चारों राज्य है इसको छोड़ के बाकी जितने भी राज्य है, बाकी जितने भी राज्य है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित बात है, ठीक है। तो प्रशासन, प्रशासन से नियंत्रित, ठीक है, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, इसको ठीक कर लेता हूं मैं। तो प्रशासन से नियंत्रित, ठीक है, प्रशासन एंड नियंत्रण बोल सकते हो, नियंत्रण से संबंधित बात इसमें 5वें सूची में दिया गया है। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो दूसरी सूची में क्या है? तो यहाँ पे देखो दूसरी सूची में कुछ वीआईपी जो है, कुछ अधिकारी जो है, ठीक है, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात किया हुआ है, वेतन और भत्ते के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, उल्लेख है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 7वीं सूची में भी ऐसे कुछ है, तो आपको देख लीजिएगा। 8वीं सूची में मैं बता दूं कि भाषाओं की सूची के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से बताते चलूंगा क्योंकि आपको क्लियर होते चले। लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मैं आपको बता दूं, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, कि अब देखो समझोगे तभी हलवा है। भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग जो है उसी को, ठीक है, चुनाव कराने या निर्वाचन कराने, देखो यहाँ पे कभी कभी ना निर्वाचन भी लिखा सकता है, चुनाव के जगह पे निर्वाचन भी लिखा आ जा सकता है, ठीक है। तो निर्वाचन करवाने के लिए यानी चुनाव कराने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की तो नहीं है, ये तक कभी नहीं होगा। तुमको कंफ्यूजन होगा किसमें? तो राज्य चुनाव आयोग में होगा और भारतीय चुनाव आयोग में होगा। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा बता देता हूं कैसे होता है सर। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है, यहाँ पे देखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग बोल सकते हो या निर्वाचन आयोग बोल सकते हो, चुनाव या निर्वाचन, निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है। ये तो ये जो है भारत में क्या करता है समझिएगा ध्यान से, भारत में संघ और, ठीक है, संघ यानी लोकसभा, यानी लोकसभा, और बात करते हैं भारत में राज्य यानी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ये दोनों का, ठीक है। और एक बोल सकते हो राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, इसके निर्वाचन का काम करता है, इसके निर्वाचन का काम करता है, ध्यान से देखिएगा, इसके निर्वाचन का काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका निर्वाचन का संचालन करता है राज्य का भी, संघ का भी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे विधानसभा, इसका कौन करेगा भाई? तो भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग करता है, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? ये जो राज्य चुनाव आयोग है ये ऑप्शन में तो नहीं है आपका, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि राज्य चुनाव आयोग जो होता है, ठीक है, चुनाव आयोग जो है ये क्या करता है? तो ये किसका निर्वाचन कराता है? तो ये निर्वाचन कराता है ग्राम पंचायत, छोटा छोटा स्तर का, ठीक है, ग्राम पंचायत बोल सकते हो, नगर पालिका, नगर पालिका का चुनाव, ठीक है, महानगर परिषद का, महानगर परिषद, ये सब का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन यानी चुनाव का संचालन करता है, ठीक है, चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। तो आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा, एकदम पूरा इजी समझ में आ गया होगा कि भारतीय चुनाव आयोग जो है वही जो है राज्य विधानसभा, ठीक है, यहाँ देखो राज्य विधानसभा के बारे में अभी बात किया, उसका चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसके पास होता है?
तो भारतीय चुनाव आयोग के पास होता है। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे संविधान द्वारा, ठीक है, यहाँ पे संविधान द्वारा 3 अधिकार की सूची बनाया गया है। अधिकार की सूची अगर हम बात करें तो अधिकार की सूची, अधिकार सूची जो है वो 3 तरह का होता है आपका, ठीक है, 3 प्रकार का। एक होता है आपका संघ यानी केंद्र का, ठीक है, संघ यानी केंद्र सूची, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन आता है तो ध्यान से सुनिएगा, समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है जो केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार जिस पे होता है, ठीक है, उसमें आएगा। तो अधिकार सूची का बात हो रहा है, तो संघ सूची में कौन कौन आ जाएगा जिसपे सिर्फ संघ का अधिकार होता है। ये करीब करीब 100 विषय ऐसे हैं, 100 विषय ऐसे हैं जिसपे देखा जाए तो संघ का यानी केंद्र का अधिकार होता है। सबसे पहले अगर कुछ बात करना चाहते हो तो कानून बनाने में, ठीक है, कानून बनाने में, रक्षा पे, ठीक है, रक्षा मतलब आर्मी जो होता है, सेना, उस पे संघ का, केंद्र का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद रेलवे पे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बोल सकते हो आयकर विभाग, आयकर मतलब इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स, ये सब जो होता है इस पे क्या होता है, संघ का मतलब अधिकार होता है, यानी संघ सूची में ही आता है। राज्य सूची में कुछ अधिकार दे दिया गया है, करीब करीब देखा जाए तो 60 विषयों में, ठीक है, 60 विषयों में इसका अधिकार है। उसमें कुछ में से बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मध्य व्यापार के बारे में जानना हो तो, ठीक है, बोल सकते हो पुलिस पे जो अधिकार होता है वो किसका होता है भाई, पुलिस पे राज्य का होता है। वन्य, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, ये सब जो भी है कार्य, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। थिएटर उद्योग, ठीक है, थिएटर उद्योग, उसके बाद अगर बात कर सकते हैं अस्पताल, तो ये जो है इस पे किसका अधिकार होता है भाई, राज्य का अधिकार होता है, तो इसको राज्य सूची में रखा गया। अब समवर्ती सूची में किसको किसको रखा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो यहाँ पे आपका समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं बात कर लूं, आपराधिक कानून समवर्ती सूची में रखा गया है। आपराधिक कानून जो है ये किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में। शिक्षा पे समवर्ती सूची में बोल सकते हो कि जनसंख्या नियंत्रण ये भी रखा गया है आपका समवर्ती सूची में। अगला बात कर सकते हैं विवाह तलाक, ठीक है भाई, जो भी नॉर्मल चीज सब है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसपे दोनों का काम होता है। तो क्या बोला गया, शिक्षा किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ओके, समझ में आ गया। मैं आपको कुछ कुछ बताते भी चलता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको अगला भी चीज क्लियर होते चलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी 1871, ठीक है, 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इस जर्मनी के एकीकरण में अगर देखा जाए तो बिस्मार्क, तू लोग बिस्मार्क नहीं लाना, देखो यहाँ पे ध्यान से, बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था, ये 1 अप्रैल फुल बनाया था सबको, ठीक है, तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था,
इसका जन्म जो हुआ था, ठीक है, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हुआ हाउ, ठीक है, हुआ हुआ हम लोग जनरली बोल देते हैं उसको। तो हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया, ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? देखो हुइन फूसो, ठीक है, यही जो है फूसो, वह हुआ हुआ कर रही थी। तो हुइन फूसो ने, समझिएगा ध्यान से, ये क्यों शुरू की थी सबसे पहले बता दूं। तो ये 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1939 ईस्वी में शुरू किया था हुआ हुआ आंदोलन, ठीक है। उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन हुआ था। ये जो हुआ था किसके विरोध हुआ था? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ठीक है, विरोध आंदोलन किया गया था। और कौन की थी? तो हुइन फूसो की थी। हुइन फूसो हुआ हुआ, हुइन फूसो हुआ हुआ, ऐसे भी याद रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन, लोन लेगा, हाँ, लोन नोल जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो भाई ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। किसके? कंबोडिया के, ठीक है। तो लोन लेने का काम लग रहा है कंबोडिया का ही होगा, लोन नाम का भी है। चलो एनीवे आगे बात करते हैं। बहुत चीज मैं मजाक में बोल रहा हूँ तो सीरियसली नहीं लेना ज्यादा, और पढ़ाने वाला बात ही सीरियसली लेना। तो चलो 18 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था, कब हुआ था? देखो यहाँ पे बताता हूँ। मार्च 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में, ठीक है। एक समझौता हुआ था किसके किसके? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में, वियतनाम के बीच में। तो इस समझौता का नाम क्या बोला जाता है? ठीक है, ये समझौता जो हुआ था, इस समझौता का नाम क्या है? तो आपको देखो ध्यान से, हनोई समझौता, हनोई समझौता बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? हनोई समझौता बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। याद रखने के लिए भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्रांस वियतनाम, फ्रांस वियतनाम, अब आपस में ये क्या हो जाएगा? बहनोई हनोई। कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखिएगा ध्यान से कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे वो अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे भाई? अहमदाबाद में किए थे। अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में, ठीक है, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में, ठीक है। तो कोचरब क्षेत्र में किए थे। कब किए थे? ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो 25 मई 1915 ईस्वी में किए थे। तो 25 मई 1915 ईस्वी में किए थे। साबरमती एक आश्रम है, साबरमती एक क्या है? आश्रम है, समझिएगा ध्यान से। तो अब आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, समझिएगा ध्यान से। याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि साबर कहते हैं ना सबसे बर, साबर मतलब सबसे बर, साबरमती आश्रम हो जाएगा तो साबर सबसे बर। अहमदाबाद यानी अहम, अहम संस्कृत शब्द में क्या होता है? अहम मतलब मैं होता है। तो सबसे बर कौन? मैं। सबसे बर कौन? मैं। ठीक है, बात समझ में रखने ना। तो साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? स्वशासन के जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था।
चलो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। इसमें कांग्रेस, इसमें जो है क्या हुआ था कि कांग्रेस का, ठीक है, गरम दल और नरम दल बट गया था। ठीक है, गरम दल और नरम दल क्या हो गया था, बट गया था। तो बोल सकते हैं गरम एंड नरम दल बट गया था। यह अधिवेशन एक तरह से बोल सकते हो ना मीटिंग, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन का बात कर लेते हैं। भाई कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो बटा है ना अभी गरम दल और नरम दल जो बटा है उसका यहाँ पे बोल सकते हो ना फूट डालना, एक तरह से यहाँ पे उजागर हुआ था, एक तरह से उजागर होके आया था। तो 1906 ईस्वी में क्या हुआ, उजागर हुआ मतभेद, गरम दल और नरम दल का मतभेद सामने आया। ठीक है, 1906 ईस्वी में, एक साल में ये देखिए क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या हो गया, गरम दल और नरम दल क्या हो गया, बट गया। बात समझ में आ रहा। तो कलकत्ता अधिवेशन में ये हुआ था। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो नागपुर अधिवेशन का, सुनिएगा ध्यान से। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसमें असहयोग आंदोलन का, असहयोग समझिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, का प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, और कानपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, तो भाई कानपुर अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। समझिएगा ध्यान से। हाँ, सरोजिनी नायडू, इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, नायडू थोड़ा सा लिखा गया गलती, बट रहने तो छोड़ो। महिला सशक्तिकरण के लिए ये अधिवेशन किया गया था। ठीक है, किसके लिए किया गया था, तो महिला सशक्तिकरण के लिए। तो महिला सशक्तिकरण, देखो पहले का महिला सशक्तिकरण ऐसा होता था, हाँ, अध्यक्षता करती थी। अभी तो भाई बकलोल सब जींस पहनने के लिए बोलते हैं महिला इन पावरमेंट। हाय क्या होगा। चलो देखो, तो यहाँ पे अब कहोगे भाई चारों का चारों तो आप बता दिए, इसमें से कोई निकला नहीं। जब इसमें से कोई नहीं निकला तो मैं बता देता हूं कि जहां तक मुझे याद है ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लाहौर लाहौर अधिवेशन में यह बात हुआ था, अधिवेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर ऐसा लगेगा तो। चले आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दांडी दांडी नमक आ गया। बीच में हम लोग को दांडी नमक आया था, आए थे भी, कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, समझिएगा ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था। समझिएगा ध्यान से। और एक चीज और करना है कि इसकी शुरुआत जो है ना दांडी यात्रा से हो गया था। अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसकी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही शुरुआत हुआ था किससे, दांडी यात्रा से। सविनय नमक लेके जाओ, दांडी नमक, सविनय दांडी नमक लेके जाइए विनय के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्यों हुआ था। तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, ये अंग्रेज जब हम लोग पे अत्याचार कर रहा था, तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा,
गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया था। अब भाई खिलाफत आंदोलन का भी समझ लीजिए। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, तो ये खासकर मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। ये एक तरह से सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बोल सकते हो इसको। तो मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह क्या है भाई? चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर बात करते हैं तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, ठीक है, पहला सत्याग्रह जो हुआ था, पहला सत्याग्रह यही हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, पहला सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी, ठीक है, के नेतृत्व में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गांधी जी भी बहुत अच्छा काम किए थे। बट ये हुआ क्या था, क्यों था? सुनो ध्यान से, ये क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करना चाहते हो तो नील खेती करने वाले किसान के शोषण के खिलाफ हुआ था। कि नील के खेती करने वाले किसान पे शोषण करता था अंग्रेज सब। ठीक है, किसान पर होने वाले शोषण के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें टिक मारा हुआ वो देख लीजिएगा। ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी नमक सविनय लेके जाइए, विनय के साथ लेके जाइए। ऑप्शन नंबर 22 में बात करें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 22, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बता देता हूं, ध्यान से सुनना कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में। और क्यों लिए थे? तो संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, किस पे? संवैधानिक सुधार पे चर्चा करने के लिए इन्होंने मतलब शामिल होना वाजिब समझा और शामिल हुए भी। क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से भाई। ये क्वेश्चन तो आपका 2024 के मॉडल सेट में भी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? भाई देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बॉस है ना, वही ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, सिर्फ पैंट पहनता बॉस ना। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया? ठीक है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो मैं आपको बता देता हूं कि 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में करजन ने, ठीक है, जुलाई 1905 ईस्वी में बोल सकते हो, जुलाई के समय था। ठीक है, तो जुलाई 1905 ईस्वी में किसने किया था? तो करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। करजन ने बंगाल की विभाजन किया। अब 1905 रुपया कर्जा हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी याद रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? देखो, जर्मनी ही जुड़ जाता है ज्यादा, वही मित्र न मित्र बनता है न शामिल होता है। तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र नहीं था। ठीक है, जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्र नहीं था। जर्मनी जल जाता है भाई, जलने वाला है, जलन हो जाता है इसको, जलने वाला। ठीक है, तो ये जर्मनी शामिल नहीं हुआ था। आपको मैं बता देता हूं कि मित्र राष्ट्र कौन कौन है। रिक देखो मित्र राष्ट्र का। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मित्र राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्र जो है वो 5 गो है। ठीक है, 5 राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्र है। ठीक है, कौन कौन है? फ्रेंड ई फ्रेंड रूस के, ठीक है, रूस के
अमेरिका, अमेरिका जा रहा है, जा रहा है। देखो ई से क्या हो जाएगा, तो ई से हो जाएगा इंग्लैंड, ई से क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। फ्रेंड मित्र राष्ट्र है, तो फ्रेंड फ्रांस, ठीक है। रूस तो रूस से हो जाएगा, ठीक है, रूस से रूस से हो जाएगा। अमेरिका के थोड़ा सा रिदम मिलाने के लिए है अमेरिका, समझिएगा ध्यान से, तो अमेरिका, अमेरिका हो गया, ठीक है। जापान जौ से हो जाएगा, वो जापान हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ना। और रहा है को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, इतना जो राष्ट्र है वो मित्र राष्ट्र है, इतना जो राष्ट्र है वो मित्र राष्ट्र है, समझिएगा ध्यान से। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जो आ जाएगा इसमें। तो ये जो है आपका सब मित्र राष्ट्र है, तो मित्र राष्ट्र कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, तो आप इसमें टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वयं ईश्वर, स्वयं ईश्वर, ईश्वर मतलब इलाहाबाद, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो स्वयं ईश्वर मतलब इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1 जनवरी, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1923 ईस्वी में हुआ था। और नई देखो यहाँ पे जो बना था ना, ये बना था स्वराज पार्टी, ठीक है, उसी दिन बना था। नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी उसी दिन बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ठीक है। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे भाई, तो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। और इसके जो महासचिव थे, ठीक है, महासचिव थे वो कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बात समझ में आया। तो इलाहाबाद में हुआ था, स्वयं ईश्वर, ऐसे करके अभी आप याद रख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया, ठीक है। इसमें से किन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया, तो ध्यान से सुनना। एडमंड कार्टेराइट ने किया था, एडमंड कार्टेराइट ने किया था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जॉन के जो है ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। किसका आविष्कार किए थे, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे, शटल का आविष्कार किए थे। सैम्यूल क्रैम्पटन, ठीक है, सैम्यूल क्रैम्पटन जो थे वो स्पाइनिंग म्यूल का आविष्कार किए थे, स्पाइनिंग म्यूल का आविष्कार किए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। थॉमस बेल के बारे में मुझे नहीं पता, तो एडमंड कार्टेराइट जो है इन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया था, पावर लूम। क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलते हैं आगे, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि न्यू डील, समझिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी, तो भाई अमेरिका में लागू हुआ था। कहाँ वो लागू हुआ था, अमेरिका में लागू हुआ था न्यू डील नामक आर्थिक नीति, ठीक है। ये जो था वो आर्थिक नीति था। और ये आर्थिक नीति लागू कौन किया था, समझिएगा ध्यान से। ये रूजवेल्ट लागू किया था। कौन किया था, रूजवेल्ट ने लागू किया था 1929 ईस्वी में, जब अमेरिका में थोड़ा सा तंगी आ गया था तब, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1991 में सोवियत संघ यानी रूस के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तिशाली के रूप में उभरा, तो भाई एक ही को बचेगा, कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसके अलावा कौन है? बताओ। यही पावरफुल हो गया था। चलिए आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बात कर लें कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य है। दक्षेस क्या होता है वो पहले समझो। दक्षेस जो होता है, इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, दक्षिण क्षेत्रीय, सॉरी एशियाई पहले लिखना पड़ेगा ना। दक्षिण एशियाई, एशियाई क्षेत्रीय, क्षेत्रीय सहयोग संघ, सहयोग संघ। इसका अगर इंग्लिश नाम तुम लोग जानते होगे, इंग्लिश नाम तो बहुत अच्छा से जानते होगे, सार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है, सार्क राष्ट्र। ठीक है, सार्क राष्ट्र कहा जाता है। सार्क देश, सार्क संघ में कौन कौन देश है? ठीक है, तो सार्क संघ में अगर देखा जाए तो इसमें 8 देश है। कितने हैं? 8 राष्ट्र है, 8 देश है। अब वो कौन कौन है, तो मैं ना आपको एक ये बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन है ये सार्क देश में। ट्रिक बता देता हूँ। BBI सपना में, देखो ध्यान से, BBI सपना में बी से क्या हो जाएगा? तो बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, फिर बी से क्या हो जाएगा? बी से भूटान, बी से भूटान। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, आपका इंडिया भी है सार्क देशों में। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा भाई? तो देखो एस से श्रीलंका, श्रीलंका। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अफगान, अफगानिस्तान। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा? तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। एन से, देखो ध्यान से, एन से क्या हो जाएगा? तो नेपाल, एन से नेपाल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है ना, ये साइलेंट है, साइलेंट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मे से हो जाएगा मालदीव। आप काउंट करना चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, पूरे कितने राष्ट्र है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 राष्ट्र है सार्क संघ में। ठीक है, जिसको दक्षेस कहा जाता है। तो आप इसमें से देख लीजिए, भारत भी है सार्क राष्ट्र में, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। तो आपका कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। कौन नहीं है भाई? इंडोनेशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चले आगे। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। रूसो किस देश का रहने वाला था? ठीक है, रूसो जो है वो किस देश का रहने वाला था? तो मैं आपको बता दूं, रूसो जो था फ्रांस का। ठीक है, रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था, यानी फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांस का दार्शनिक था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अब लोग 2 मिनट रुकिए बस, मैं यूं गया और यूं आया।
चलिए तो हम लोग बात करें यहाँ पे आगे 32 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। समझिएगा ध्यान से कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। समझिएगा ध्यान से। अल हिलाल पहले है क्या? तो अल हिलाल जो है ये एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र है। ठीक है, साप्ताहिक उर्दू उर्दू समाचार पत्र है। अब इसका संपादन किसने किया ये बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो संस्थापक थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो अल यहाँ पे अबुल, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? और आजाद है तो ऐसे भी देख सकते हैं आप कि, और ये एक तरह से साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र है। तो कलाम कमल, अब तुमको एपीजे अब्दुल कलाम भी आ जाएंगे तबे बखलोल, तुमको जब इतना भी नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो मैं आपको बता दूं तो गुटेनबर्ग बाइबल। ठीक है, इसको अगर बोला जाता है तो ये बोला जाता है गुटेनबर्ग बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि ना? तो सबसे पहले इसी का छपाई किया था 1456 ईस्वी में। कब छपा था? तो 1456 ईस्वी में छपा था ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया? तो मैं आपको बता दूं यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। ये अंग्रेजी में था, तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका बोल सकते हो। ठीक है, इसका संपादन जो है कौन किए थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन। क्लियर है ये बात? जब ये जेल में थे, एक और बात बता दो तुम्हें मैं थोड़ा सा इनके बारे में सीक्रेट, कि जब ये जेल में थे, ठीक है, तो 1933 ईस्वी में, ठीक है, 1933 ईस्वी में जेल में थे तब गांधी जी जब जेल में थे तो 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। क्लियर है ये बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हम लोग ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया है, आगे बात करना है तो आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। भाई ये तो बहुत इजी है कि काउंट काबुर, काबुर जो था काबिल था, मतलब क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा? काउंट जो था काबुर, देखो याद करने के लिए मैं क से काबुर, क से काबिल, काबिल जो होता है कौन होता है? पढ़ा लिखा जो होता है वो काबिल होता है। तो ये राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था बोल सकते हो। तो ये राजनीतिज्ञ था। ठीक है, काबुल जो था राजनीतिज्ञ था। अब
यहाँ पे समझिएगा, विक्टर इमैनुअल जो था वो सर्डिनिया का राजा था। कहाँ का? सर्डिनिया का। तो सर्डिनिया, सर डाइनिया ऐसे करके याद रख सकते हो। तो सर्डिनिया का राजा था, नया राजा बना था। तो ये जो राजा था विक्टर इमैनुअल, इसने काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था? तो मैं आपको बता देता हूं ध्यान से कि विक्टर इमैनुअल, सर्डिनिया का राजा, काउंट काबुल को 1952 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया, यानी प्रधानमंत्री बनाया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, सर्डिनिया पिडमोंट एक साथ बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, सर्डिनिया पिडमोंट एक साथ भी बोला जाता है। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस एक ही चीज है। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस की मेजबानी, मेजबानी का मतलब होता है अध्यक्षता, अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने किया था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, वियना कांग्रेस वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन में ही वियना का संधि हुआ था। और ये मरखंडा के अलावा कोई नहीं कर सकता। म से मरखंडा, म से मेटरनिक। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो मेटरनिक था, मरखंडा था, उसी ने इस वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। और मैं आपके इसके बारे में बता दूं, थोड़ा मरखंडा तो है लेकिन बताना पड़ेगा, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था बाबू, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसकी अध्यक्षता में यानी इसके मेजबानी में ही वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है, 1815 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता में वियना सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके, आगे चले। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो देखो, मैं आपको यहाँ पे ना सबके बारे में बता देता हूँ। लाल सेना जो है, इसको लियोन ट्रोट्स्की ने गठन किया, जिसमें लियोन ट्रोट्स्की ने इसका गठन किया था। कौन किया था भाई? लियोन ट्रोट्स्की। तन्ने लियोन से याद रखोगे? नहीं 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 भाई, गलत बात। एक दो मूवी की थी ना ट्रोट्स्की, ठीक है, इसके नेतृत्व में ये नेतृत्व किया था। और इसके नेतृत्व में समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इसके नेतृत्व में अगर देखा जाए तो लाल सेना का गठन हुआ था। और लाल सेना में कौन कौन था? तो श्रमिक था और किसान था, ठीक है, श्रमिक और किसान इसमें शामिल थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, चेका जो था ये रूस के द्वारा, यही है, यही है आंसर। चेका जो है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, एक संगठन बनाया था। ये पुलिस का संगठन था, ठीक है, चेका जो है वो किसका संगठन था? पुलिस का गठन था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं पुलिस का गठन। और ये जो गठन हुआ था यही विद्रोह को दबाने के लिए हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि किस गठन का स्थापना हुआ था? चेका का हुआ था। चेका एक पुलिस गठन है। आपको मैं बोलते सबको चल रहा हूं क्या? क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका स्थापना किए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, दलित पैंथर, ये जो है दलित पैंथर, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दलित पैंथर जो है एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है। ये क्या है? सामाजिक राजनीतिक, राजनीतिक संगठन है जो कि नामदेव धसाल और जेबी पवार ने इसका गठन किया था, इसको बनाया था। क्लियर है ये बात? चले आगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये ध्यान से देखो, यही है वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। लिखा हुआ है 38 में, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भाई 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण
1986 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करें। 39 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे गौर करना, कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिएगा कि विश्व उपभोक्ता, विश्व लिखा रहे तो 15 मार्च का होगा, लेकिन भारत में अगर ये लिख दिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता, ठीक से लिख देता हूं थोड़ा सा, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, ठीक है, या दिवस बोल सकते हो। दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भारत में आएगा तब बोलिएगा, ठीक है, भारत में आएगा तब। अब विश्व का बात होगा तो 15 मार्च। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी है 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1867 से लेके 1868, यानी 68 ही बोला जाएगा। 1868 ईस्वी में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। क्लियर है ये बात? आगे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुजनेत्स ने गरीबी की तुलना कैंसर रोग से किया है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है दिया हुआ कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से किस से सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा तो सम्मिलित रहेगा ही, शिक्षा प्राप्ति ये भी सम्मिलित रहेगा, जीवन का स्तर भी सम्मिलित रहेगा, इसी में ना आएगा। जीवन का स्तर में आप देख सकते हैं कौन कौन सा आ सकता है, स्वास्थ्य आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका शिक्षण प्रणाली आ जाएगा, ये सब चीज इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब भाई ये भी आ गया, जीवन प्रत्याशा तो आएगा ही, तो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में, ये क्या बोलता है, ठीक है, कि भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा कौड़ी का नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? पैसा कौड़ी का लेन देन का बात जो है वो कौन करती है? तो राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। कौन करता है भाई? तो राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो ध्यान से क्लियर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, नामक किताब किसने लिखा? तो पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और भी है ऑप्शन, तो मैं आपको बता देता हूं कि दादा भाई नौरोजी ने ही इस पुस्तक को लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने ही इस पुस्तक को लिखा था। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट को कोरोना हो गया है, स्वीट हार्ट को क्या हो गया है? कोरोना। स्वीडन का मुद्रा जो है वो कोरोना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो अब डॉलर तो बहुत सारे देश का मुद्रा है, जिसमें से अगर आपको देखा जाए तो फेमस है अमेरिका, अमेरिका वहां का डॉलर है। पाउंड जो है वो ये भी बहुत सारा देश का है, छोटे छोटे देश का, जिसमें से यूनाइटेड किंगडम, जो कि पूछा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और रियाल तो सबको पता है भाई, सऊदी अरबिया, बहुत लोग रहते हैं यहाँ से, सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब का जो मुद्रा है वो क्या है भाई? रियाल है। क्लियर है ये बात? चलिए अगला बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? ये अगर जिससे नहीं बनाना वो क्या करो ना, चुल्लू पर पानी लेना
नाक डुबा के निकल लेना, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक सबसे फादर ऑफ फादर यानी बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 19 साल की लड़की और 35 साल की उसकी मां ने मिलके इसका स्थापना किया था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मानव के सर्वांगीण विकास, ठीक है, एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सभी विकास के लिए आपको क्या चीज जरूरी है? ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, पूंजी होगा, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि शिक्षा का बात करेंगे, आपके बुक में जैसा दिया हुआ है उसी के बेस पे बात करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, तो भारत आपका कृषि प्रधान देश है, और बिहार भी तो कृषि प्रधान राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीयों का जीवन का निर्वाह अधिकतर किस चीज से होता है? तो अधिकतर होता है कृषि से, यानी कृषि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 48 नंबर के बाद अगर हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ोगे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? देखो, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि कृषि आ जाते हैं, कृषि कार्य, और इससे संबंधित जो कार्य है, जैसे हो जाएगा वानिकी, हो जाएगा वानिकी मतलब वन का लगाना, ठीक है, दिल का लगाना नहीं, वन का लगाना, वानिकी हो जाएगा। उसके बाद आप पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, उसके बाद हो जाएगा खनन, ये सब जो है इसमें आ जाता है, कृषि में आ जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र इसमें बात करते हैं, तो इसमें कौन आ जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, औद्योगिक, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ। औद्योगिक क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा? तो विनिर्माण, ये सब हो जाएगा, जैसे में विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी मशीन औजार के द्वारा किसी भी उत्पाद को बनाना, ठीक है, उत्पादक चीज बनाना, विनिर्माण कहलाता है। तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, है ना, शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब आ जाएगा इसमें, क्लियर है? चलिए देखिएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन शामिल है, क्योंकि देखो संचार का, ये तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। विनिर्माण अभी तुरंत मैंने बताया द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, यातायात भी द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, यातायात तो आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये साधन है, ठीक है, सेवा क्षेत्र है, संचार भी सेवा क्षेत्र है। अब विनिर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। क्या बोल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, ठीक है, तो खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता भी दिया गया है, क्लियर है ये बात? चलते हैं, तो चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, रुकना नहीं है एक्चुअली। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, 2024 का मॉडल सेट में भी डाला हुआ है। सोने के आभूषण की गुणवत्ता के सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आईएसआई मार्क जो होता है वो कहाँ पे होता है, समझिएगा ध्यान से। आईएसआई मार्क जो होगा वो कहाँ होगा? तो औद्योगिक उत्पादक पे, औद्योगिक मतलब कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, उद्योग, तो औद्योगिक उत्पादक, उत्पादक पर देखा जाए तो आईएसआई मार्क रहता है। एक खाने वाला होता है, एक खाने वाला होता है। तो मैं आपको बता दूं कि खाने वाला वस्तु, चाहे वो कृषि से उत्पादित कीजिए, फल फूल जो भी है, तो कृषि, खासकर कृषि उत्पादकों में खाने वाले वस्तु, ठीक है,
वस्तु में कौन सा होता है? तो 1 मार्क होता है। तो कौन सा होता है? 1 मार्क होता है। हॉलमार्क कहाँ होता है? तो हॉलमार्क अगर आप देखिएगा तो आभूषणों में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है भाई? आभूषणों में होता है। और इनमें से सभी, एक तो ऑप्शन को हटा दो। बोल रहा है कि सोने के आभूषण में गुणवत्ता की सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह होता है? हॉलमार्क आभूषणों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए चलते हैं 11 नंबर, 11 नहीं, 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में किया गया है? इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में किया गया है? तो जहां तक मुझे पता है मैं बता देता हूं कि ये 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। तो 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। तो 1954 में कोई नहीं है, तो वो नहीं पता। चलो आगे चले। आगे बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? जैसे मान लीजिए कृषि है, कृषि में आज आप रोप दिए तो 10 दिन तक काम चलेगा, उसके बाद तो फिर काम नहीं चलेगा, बेरोजगारी आ जाता है। तो कृषि क्षेत्रों में ही मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बाकी तो देखो सेवा क्षेत्र में मतलब पढ़ाई हुआ, यातायात हुआ, संचार हुआ, तो हमेशा होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमेशा काम होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी आप 15 दिन काम करके उसके बाद आपको बेरोजगार जैसा रहना पड़ जाता है। क्लियर है? तो कृषि क्षेत्र में ही मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके पास ज्यादा पूंजी है, निजी लाभ का बात सोचेगा। ठीक है, मूल्य तंत्र, ठीक है। उसका साधनों का निजी स्वामित्व, साधन जो होगा वो खुद का होगा। जैसे स्कूल किसी एक इंसान का, उसके पास ज्यादा पैसा जाएगा, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन में। चल रे टोली उठाऊ कहार। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? मैं आपको बता दूं, तरुण भारत संघ को टीवीएस कहा जाता है। टीवीएस नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये एक एनजीओ है बाबू। ठीक है, ये एक क्या है? एनजीओ है, समझिएगा ध्यान से। ये 1975 में इसका स्थापना हुआ था। 1975 में स्थापना हुआ था, और कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। यानी ये जो संबंधित है किस राज्य से है? तो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलती तू? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो कुडनकूलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, यानी कुडनकूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया है। इसका अगर इंग्लिश में नाम देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? KKNPP। ठीक है, कुडनकूलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडनकूलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर है ये बात? इसको रूसी कंपनी, ठीक है, रूसी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL जो है मिल के बनाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही जो है जिसको रूस के सहयोग से बनाया गया, जिसको रूस के सहयोग से बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जा सकता है? देखो इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, देख लो ध्यान से। झूम भी हो सकता है, पामलू भी हो सकता है, दीपा तो होता ही है। क्योंकि झूम का मतलब क्या होता है? झूम खेती क्या होता है कि कहीं कहीं पे देखते हो कि फसल उगा लिया, उसका डांट छोड़ दिया या पेड़ पौधा पे आग लगा दिया। आग लगाने के बाद राख से मतलब आग लगाने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि राख से, राख लिखना था यहाँ पे, राख से क्या होता है कि राख से
उर्वरा शक्ति, मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है? दीपा जो खेती होता है, दीपा खेती क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पे, ठीक है, भारत में ही कुछ जगहों पे बिना आधुनिक या बिना उर्वरक रसायन का उपयोग किए बिना खेती किया जाता है, ठीक है, जिससे उत्पादन बहुत कम होता है, तो बोल सकते हो न के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभिक जीविका कृषि, जीविका कृषि का मतलब क्या है कि खाने भर ही तुमको अनाज होगा, उसको जीविका कृषि बोलते हैं। तो इसमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लगता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है भाई, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है। अब मैं आपको सबसे पहले साफ साफ ये बता दूं कि डेक्कन ओडिसी है क्या, तो ये भारतीय रेल है, ठीक है, ये क्या है, भारतीय रेल है, और ये महाराष्ट्र में चलाया जाता है। कहाँ पे चलाया जाता है बाबू, महाराष्ट्र में चलाया जाता है। और क्यों चलाया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये रेलवे जो चलाया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। देखा जाए तो क्या चलाया जाता है, तो महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी भारतीय रेल चलाया जाता है। एक तरह से ये लग्जरियस ट्रेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि भारत में वायु परिवहन मतलब एरोप्लेन का राष्ट्रीयकरण मतलब हर जगह पूरे राष्ट्र में, अपने भारत के हर जगह यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम बात करते हैं तो भारत में, पूरे भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था। इस दिन ना एक देखो 28 मई 1953 ईस्वी में 28 मई 1953 ईस्वी में एक वायु निगम अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। वायु निगम अधिनियम लागू हुआ था, और इसी कारण से वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, क्लियर है ये बात। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। नाम से तो अजीब लग रहा है भाई, इंदौर बंदरगाह जो है, ठीक है, इन्ना पंडरा तमिलनाडु में, ठीक है। कहा भाई, तमिलनाडु में ये इंदौर बंदरगाह स्थित है, क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी, यहाँ पे बिहार बोल रहा है, अगर भारत बोलता तो कुछ और होता, लेकिन बिहार बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है गंडक नदी घाटी परियोजना है। क्या है, गंडक नदी घाटी परियोजना। अगर बोलता है कि भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो उसमें आप क्या बोलते हैं भाई, दामाद जी को याद करते, दामोदर नदी घाटी परियोजना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भारत का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 ईस्वी में बन गया था। कहाँ पे है भाई, तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये दामोदर नदी जो कि झारखंड में है, ठीक है, जो कि कहाँ है, झारखंड में है, वहीं पे बनाया गया। क्लियर है ये बात। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ी, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो परियोजना है तो वो है भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो परियोजना है कहाँ पे है, भाखरा नांगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पे है पंजाब में, जो कि
सतलज नदी में है, सतलज नदी पर है पंजाब में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं नंदू आ गई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो भाई बताओ कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये नंदा देवी पर्वत के पास में है। ठीक है, ये जो है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत के पास ये उद्यान जो है और उत्तराखंड में है। तो ये आपको बता दिया गया है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? भाई सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। ठीक है, सुन लो ध्यान से। इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। और कहां से हुआ था? तो ध्यान से सुनना, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, जो कि शुरुआती दौर में यूपी का भाग आता है। ठीक है, शुरुआत में वो यूपी का भाग था, बट अभी ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही वहां के जो ग्रामीण लोग थे, उन्होंने पेड़ बचाने के लिए, ठीक है, वहां पे पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन, यानी पेड़ से चिपक चिपक के काटने से बचाने के लिए विरोध करने लगे थे। ठीक है, 1977 ईस्वी में हुआ था चिपको आंदोलन। कब हुआ था भाई? 1977 ईस्वी में हुआ था। क्लियर ये बात? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 63 नंबर में। ध्यान से देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो भाई 7% है, बहुत कम, ना के बराबर। बिहार तो तेज है, समझते हुए करते हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? बिटुमिनस, बिटुमिनस तो अलकतरा जैसा होता है, तो ये तो भाई कार्बनिक खनिज है ही। खनिज तेल, खनिज तेल है, इसमें तो कार्बन होगा ही होगा। प्राकृतिक गैस है जिसमें कार्बन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है कि इसमें कार्बनिक खनिज नहीं है बोल रहा है। इनमें से सभी, तो वो ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे 65 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। ये तो हलवा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? भाई चूना पत्थर होता है। कोई भी अनहरो आएगा ना, वो भी टिक मार के चला जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत का पहला शोध तेल शोधक कारखाना क्या है? तेल को शोध करने वाला। ठीक है, ये कहां पे है? तो आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में है। डिगबोई मतलब कहां पे है? सुनो ध्यान से ये असम में है। ठीक है, डिगबोई कहां पे है? असम में है। कोई दिक्कत? चलिए अगला बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान से सुनना। तो कोयले के निर्यात है तो नहीं भाई। तेल शोधन, शोधक मतलब तेल को छानना, ये सब हुआ, शोध करना, ये सब वो ना वहां पे ना, मतलब बोल सकते हो तेल का भंडार है। तो खनिज तेल है, तो खनिज तेल क्यों बोला गया? खनिज मतलब जमीन के नीचे, तो तेल का भंडार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तेल का भंडार भी बोल सकता है, तेल का भंडार। ठीक है, परमाणु शक्ति के लिए नहीं। चलो तो 67 नंबर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 68 में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न मतलब खाने वाला फसल जो होगा वो कौन होगा? तो सबसे ज्यादा हम लोग चावल खाते हैं, और चावल होता भी है सबसे ज्यादा। उसके बाद गेहूं होता है, उसके बाद खाद्यान्न फसल जो है वो मक्का है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख पूछ रहा है मतलब चावल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और ये सब जानना बहुत जरूरी है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि भाई जूट का उत्पादन कौन सा देश अग्रणी है? अग्रणी मतलब सबसे आगे है, तो कौन हो जाएगा? भारत ही होगा ना। तभी तो अंग्रेज सब इतना दिन तक शासन करता था, हम लोग को जूट का खेती करवाता था, है मारता था हम लोग को। अरे बाप रे। चलो देखो, अभी तो लोग मिलते हो अंग्रेज सबसे, तो फोटो खिंचवाने लगते हो। कैसे होगा फोटो खिंचवाओगे? नहीं खिंचवाना। खैर अब तो नफरत को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, फोटो खिंचवा दो। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? इन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कर्नाटक लौह का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, कर्नाटक जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए 70 के बाद हम लोग बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कि किसे किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो भाई रेशम कहाँ बनता है?
रेशमी रुमाल कुर्ता झलका। चलो देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो भागलपुर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भागलपुर को, क्योंकि भागलपुर जो है यहाँ पे रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। भागलपुर जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ना भागलपुर में जो साड़ी बनता है, भागलपुरी साड़ी। ठीक है, अब मम्मी सबको पता होगा, भाभी सबको पता होगा, लड़की सब भी कोई कोई को पता होगा, हम लोग को नहीं पता है। तो साड़ी प्रसिद्ध क्यों है अपना जाने वो। चलो हम लोग को भी पता है, हम लोग मूर्ख थोड़ी है। बट बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? भाई कृषि। बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि का ही प्रमुख योगदान होगा अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था मतलब क्या? आर्थिक, पैसा कौड़ी का कैसे आता है, हम लोग का इनकम कैसे होता है, तो कृषि से ज्यादा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 73 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक क्या है? तो सूखा तो छोड़ ही दीजिए, बाढ़ बार बार आ जाता है, तो बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा भाई? बाढ़ हो जाएगा। और बाढ़ क्यों आता है पता है ना तुम लोग को? बिहार में एक नाम है कोसी। ठीक है, कौन सी नहीं, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का विकार लिखा गया, हाँ विकार लिखा रहे हो, देखो ध्यान से। तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी इसको कहा जाएगा भाई, कोसी नदी को कहा जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये देखा जाए तो नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसी में बाढ़ आया था, बहुत बार तो बाढ़ आ गया है। 2008 में भी बहुत बड़ा बाढ़ आया था। ठीक है, देखो ना, उसमें बहुत आदमी मर गया था यार, करीब करीब 450 गांव बह गया था उसमें। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ ही गया, आ ही गया। ये कुशहा तटबंध किस नदी पर है? सुनिएगा ध्यान से। कुशहा तटबंध जो है वो कोसी नदी पे है। कुशहा तटबंध जो है वो कुछ किस पे है? कोसी नदी पे है। आपको एक बार का बात बता देता हूँ, 2008 ईस्वी में, इधर ही आप लोग में से कोई कोई पैदा हो चुके होंगे, अधिकतर तो पैदा हो चुके होंगे, नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में कुशहा नामक स्थान है। ठीक है, तो कुशहा तटबंध है। ठीक है, कुशहा तटबंध है, ये टूट गया था। ये क्या हो गया था? टूट गया था। तो टूट जाने के बाद बाढ़ आ गया था भाई, बाढ़ आएगा ना, तो बाढ़ आया था। और इसमें लगभग अपने बिहार का लगभग बहुत सारा जिला में मतलब पूरा पानी भर गया था, करीब करीब 450 गांव। ठीक है, पानी में डूब गया था। और साथ साथ में ना नेपाल का भी क्षति हुआ था, 50 गांव नेपाल का भी डूब गया था। नेपाल का भी 50 गांव डूब गया था इसमें। बात समझ में आया? तो बड़ा दिक्कत तो दिया था ही। अगला बात कर लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया था? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? चलिए देखिए, मैं आपको ना एक कहानी बता देता हूँ इस पे। एक्चुअली चलो ऑप्शन पहले बोल देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के नाम पे गोविंद सागर वहां पे बनाया गया था। सतलज नदी पे है क्या, समझिएगा। तो सतलज नदी पर एक बांध है। ठीक है, एक बांध है, उस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध। अब ये जो भाखड़ा बांध है, इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण वहां पे कुछ दूरी पे एक, यानी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में, ठीक है, बिलासपुर जिला में, समझिएगा ध्यान से, बिलासपुर जिला में सिखों के 10वें गुरु, देखो ये सब भी सुनोगे ना तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह था।
और इन्हीं के सम्मान में वहां पे एक सागर बनाया गया, एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया, जिसका नाम रखा गया गोविंद सागर। ठीक है, क्या नाम रखा गया? गोविंद सागर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 75 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। देखो, स्थानीय स्वशासन, पहले वहां पे आसपास में जो लोग हैं वो आपको करे। स्वयं सेवी संगठन, ये भी हो जाएगा। गांव मोहल्ले के लोग, ये भी हो जाएगा। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आपदा प्रबंधन तो बहुत आसान है। चलिए आगे बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, मेरे को लगता है ना कि देखो, सुदूर संवेदी उपग्रह का अगर आप इंग्लिश मतलब समझेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। अब ये चीज करता क्या है? देखो, ये चीज करता क्या है? तो रिमोट का बात है तो दूर से आप कोई चीज का बातचीत करवा रहा है या कर रहा है, तो एक तरह से संचार का काम तो कर ही रहा। साधन की खोज भी करता है, ये पानी कहाँ पे है, बाढ़ कहाँ पे है, कहाँ पे सूखा जमीन है, इसका भी बात करता है। तो पानी का खोज कर रहा है एक तरह से, तो संसाधन का खोज कर रहा है। मौसम विज्ञान, यहाँ पे देखिए ढका हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मौसम विज्ञान के लिए भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। हमको लगता है यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 हम लोग अपना मंजिल के करीब है, पहुंचने वाले हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो मैं बता दूं, हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। देखो ध्यान से, ये कब आया था भाई? 26 दिसंबर, जो कि लिखा हुआ भी है। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में आया था। हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी दोनों आया था। हिंद महासागर में, ठीक है, भूकंप भी आया था और सुनामी भी आया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको मैं बता दूं, इसको बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप से भी जाना जाता है। इसको बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप से भी मतलब कि जाना जाता है। चलो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से जाना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे 79 नंबर कंप्लीट करने के आगे चलेंगे। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो मैं आपको बता दूं, 1934 ईस्वी में। ठीक है, 15 जनवरी 1934 ईस्वी में, 15 जनवरी 1934 ईस्वी में भारत में आया था एक भूकंप। वो भी कहाँ पे आया था? तो नेपाल, उसको नाम भी दिया गया था नेपाल बिहार भूकंप। भारत में ही बिहार है ना, तो नेपाल बिहार भूकंप नाम दिया गया था। इसमें इतना गर्दा उड़ा था ना भाई, 16,000 लोग मारे गए थे। 16,000 लोग मारे गए थे, यानी मौत हो गया था 16,000 लोगों का। इतना भयानक, इतना मतलब कि बोल सकते हो दुखदाई वाला भूकंप था। इसकी तीव्रता जो थी वो 8 था। तीव्रता कितना था भाई? 8 था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना भयानक था, 16,000 आदमी मर जाना, समझते हो? तो ये हुआ था 15 जनवरी 1934 ईस्वी को। ठीक है, 1934 ईस्वी को। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, और ये क्वेश्चन वही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? तो ये जापानी भाषा का शाब्दिक अर्थ है। सुनामी का मतलब भी समझ लो थोड़ा सा, अगर चलना समझना चाहते हो तो। सु का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। सु का मतलब होता है समुद्र तट। ठीक है, समुद्र तट। तट। और नामी का मतलब क्या होता है? तो नामी का मतलब होता है लहरें। ठीक है, क्या होता है? लहरें होता है। तो समुद्र तट पे जो लहर उठता है उसी को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जो है वो जापानी, सुनामी जापानी, सुनामी जापानी भाषा है। क्लियर है ये बात?
तो थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्त तक पहुंचाओ।